यस तो क्लास स्टूडेंट्स हम लोग बेटा चैप्टर 12 फ्रिक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि चैप्टर 11 आपका कंप्लीट हो चुका है, तो चैप्टर 12 फ्रिक्शन, तो ये भी बेटा उसी से रिलेटेड चैप्टर है। और इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे बेटा कि आखिर फ्रिक्शन क्या है, व्हाट इज़ फ्रिक्शन, और आखिर इसके हमारे लाइफ में इसके क्या क्या यूजेस हैं, और फ्रिक्शन जो है कहाँ कहाँ पे अप्लाई होता है, कहाँ से डेवलप होता है। इससे रिलेटेड लगभग सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। और फ्रिक्शन का यूज़ कहाँ होता है, ये हमारे लिए यूज़फुल है या हार्मफुल है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों पे हम लोग इस चैप्टर पे बात करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि अगर बाइसिकल है, हम लोग बाइसिकल जो है चला रहे हैं बेटा, और उसके बाद अगर हम ब्रेक्स अप्लाई नहीं करते हैं और पैडलिंग भी अगर उसमें हम मारना बंद कर दें, तो देखते हैं कि थोड़ी देर बाद साइकिल चलते चलते अपने आप आगे स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है। इसके अलावा अगर बॉल है, बॉल को अगर हम एक बार मूव कर देते हैं तो बॉल कंटिन्यू मूव करेगी, लेकिन कुछ टाइम बाद वो जो है रेस्ट फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है। तो और इसके बाद अलावा भी जैसे कि इसमें एक फिगर बना हुआ है, इसमें बॉयज़ है, वो फॉल्स डाउन हो गया है क्योंकि उसके नीचे जो पैर के नीचे जो है, शू के नीचे बनाना पील आ गया था, जिससे कि वो स्लिप करके गिर गया है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम लोग को पता लगा सकते हैं कि आखिर वहाँ पे ऐसी क्या चीज़ें हो रही हैं। तो उसका एक ही आंसर है, वो है फ्रिक्शन। तो आखिर फ्रिक्शन है क्या? तो देखो बेटा, जाहिर सी बात है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आपका मूव कर रहा है तो उसको रोकने के लिए एक उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक एक्सटर्नल फोर्स और अप्लाई होता है, जो एक नेचुरल फोर्स होता है, जिसे बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। तो वो फोर्स क्या होता है कि हमारे थ्रू लगाए गए जो फोर्स है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। कि अगर जैसे मैंने बॉल पे फोर्स लगाया और वो स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव हो रही है, ठीक है, स्ट्रेट मूव हो रही है, तो जस्ट जिस डायरेक्शन में मूव हो रही है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में भी एक फ्रिक्शनल फोर्स वर्क करेगा, जो उसको रोकने के लिए हेल्प करेगा, ठीक है, यानी उसको रोकेगा। इसी तरह से सेम बाइसिकल में हो जाएगा। अब जो बॉय था बेटा, वो क्यों फॉल डाउन हुआ था, उसका कारण ये था कि देखो बेटा, जिस सरफेस पे हम लोग मूव कर रहे होते हैं, अगर वो सरफेस भी दो तरह का होता है, एक रफ़ होता है और एक स्मूथ होता है। अब आप लोगों को पता है कि जो रफ़ सरफेस होता है उसमें बेटा मूव करना बहुत इजी होता है ना, यानी गिरने के जो चांसेस होते हैं वो उसमें बहुत कम होते हैं। लेकिन अगर वही सरफेस स्मूथ हो जाए, जैसे टाइल्स वगैरह पे हो गए, तो आप देखते हो कि जो भी फ्लोर वगैरह में अगर पानी वगैरह होता है या वेट होता है, तो उसमें जल्दी लोग फिसल जाते हैं, गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उसके लिए भी आपका फ्रिक्शन रिस्पॉन्सिबल है। देखिएगा बेटा, जो रफ़ सरफेस होता है उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा हो मिल जाता है, जिसकी वजह से आप उसमें जल्दी फिसलते नहीं हो। लेकिन अगर सरफेस स्मूथ है तो उसमें फ्रिक्शन कम हो जाता है, जिसकी वजह से आप इजीली फिसल जाते हो। तो जो आपका बनाना पील था, बस उसने क्या कर दिया कि उसने जो उस सरफेस था उसको और स्मूथ बना दिया है, जिससे कि उसने फ्रिक्शन को कम कर दिया है, और इस वजह से जैसे ही उसके ऊपर पैर पड़ता है तो धड़ाम से गिर जाता है, ठीक है। तो फ्रिक्शन कम होना ही आपका गिरना है, आप ऐसा समझ सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो फ्रिक्शन पे डिपेंड कर रही हैं। और ये फ्रिक्शन बेटा डेवलप कैसे होता है, तो याद रखिएगा, जैसे भी दो सरफेस होते हैं, दो सरफेस के रबिंग होने से एक जो है फ्रिक्शन डेवलप होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं बेटा। जैसे कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं, तो देखो जैसे कि एक नोटबुक है, इसमें देखो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो देखो इसमें मूवमेंट हो रहा है और थोड़े टाइम बाद वो देखो अपने आप रेस्ट फॉर्म में आ जा रहा है। तो इसका मतलब इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है, जो उसके मूवमेंट्स को अपोज कर रहा है, ठीक है, उसको स्टॉप कर रहा है, रोक रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स या फ्रिक्शन, ठीक है। You say that if you apply the force along the left, friction acts along the right. You apply the force along the right, the friction acts along the left direction. तो इस तरह से बेटा इसी को दिखा रहे हैं कि एक बार लेफ़्ट से राइट में मूव करा रहे हैं, फिर एक बार राइट से लेफ़्ट में करा रहे हैं। तो इस तरह से बेटा हम लोग जो है उसको हर एक डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करके उसको मूव करा रहे हैं, और जस्ट अनदर डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करके उसको बार बार स्टॉप कर रहा है, ठीक है। तो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज द अप्लाइड फोर्स, ठीक है। तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो हमेशा अपोज करेगा अप्लाइड फोर्स के, यानी जो आपके थ्रू लगाए गए फोर्स के। इन द अबव एक्टिविटी द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्स बिटवीन द सरफेस ऑफ द बुक एंड द सरफेस ऑफ द टेबल, ठीक है। तो इसमें अच्छा दो चीज़ें, आप एक चीज़ और देख रहे हो कि जो भी टेबल है हमको ये देखना है कि उस टेबल का सरफेस कैसा है, स्मूथ है या रफ़ है। अगर रफ़ होगा तो हमको उसमें फोर्स ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा और उसमें मूवमेंट कम होगा, यानी वो बहुत जल्दी स्टॉप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रफ़ सरफेस में फ्रिक्शन आपको ज़्यादा मिलेगा, ठीक है, जिसकी वजह से वो इतना स्मूव
अच्छे से नहीं कर पाएगा और वो तुरंत स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। उस केस में फ्रिक्शनल फोर्स आपका ज़्यादा लग जाएगा। और अगर वो स्मूथ है सरफेस तो इसका मतलब फ्रिक्शन कम लगेगा, तो वो तेज़ी से स्लिप जो है स्लिप करेगा, ठीक है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन, कौन कौन से फैक्टर्स है जो फ्रिक्शन को अफेक्ट कर सकते हैं? तो बस आप सीधे सरफेस की बात कर सकते हैं, एक स्मूथ सरफेस और एक रफ। सरफेस जितना रफ होगा फ्रिक्शन उतना मोर होगा, ठीक है। तो उसके मूव करने के चांसेस जो है उतने ज़्यादा कम होंगे, ठीक है। और सरफेस जितना स्मूथ होगा फ्रिक्शन उसमें उतना ही जो है कम होगा, जिससे कि कोई भी इजीली मूव कर जाएगा, ठीक है। जैसे कि इसमें बेटा एक ब्रिक्स दिया गया है, देखोगे 12 पॉइंट एक्टिविटी 12.3 में इसमें ब्रिक्स है, ब्रिक्स में एक थ्रेड है, थ्रेड से हम क्या कर रहे हैं कि ये जो बेटा एक स्प्रिंग बैलेंस लिया हुआ है जो आपको सिरेंज जैसा दिख रहा है, ये एक स्प्रिंग बैलेंस है, ठीक है। एक ये जो है इंस्ट्रूमेंट है, और इससे क्या करते हैं बेटा हम लोग जो है इसमें मीज़रमेंट हो जाता है कि आप कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हो, वो आपका मीज़रमेंट हो जाता है, ठीक है। हाँ, तो इसमें न्यूटन, एक साइड न्यूटन होता है, एक साइड इसमें मास होता है, तो कितना बॉडी का मास है और उसमें कितना न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है आपको ये इजीली इससे पता चल जाता है। तो हम एक रफ सरफेस में क्या करते हैं, इस ब्रिक्स को इसी से जो है पुल करते हैं, तो क्या पता चलता है हमें कि कितना न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ये हमें कंफर्म हो गया। तो जो सरफेस लिया था हमने एक टाइम रफ लिया था, अब इसी ब्रिक्स को हम स्मूथ सरफेस में एक बार हम ऐसे ही पुल करेंगे, तो देखेंगे कि दोनों में कंपैरिजन करेंगे कि आखिर कौन से फ्लोर में फोर्स ज़्यादा लग रहा था तो कौन से फ्लोर में कम लग रहा था। तो बेटा आपको खुद ही पता चल गया होगा कि अगर रफ सरफेस में हम ब्रिक्स को पुल करेंगे तो फोर्स ज़्यादा लगेगा, और स्मूथ सरफेस में हम पुल करेंगे तो फोर्स कम लगेगा। तो सिंपल सा रीज़न है कि जो स्मूथ सरफेस था उसमें फ्रिक्शन कम था, जिसकी वजह से वो बहुत आसानी से स्लिप कर रहा था, है ना, इसलिए फोर्स कम लगा था। और जो रफ सरफेस था बेटा उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा था, क्योंकि आपको पता है कि जो ब्रेक्स का जो सरफेस है और जो अर्थ का जो जिस जहाँ पे ये रखा हुआ है उसका सरफेस है, अब देखोगे बेटा कि इन दोनों के बीच में रबिंग कुछ ज़्यादा होगी, क्योंकि सरफेस रफ है तो जाहिर सी बात है ये जो है इनके सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में ज़्यादा आएंगे, तो जिस वजह से इनको फ्रिक्शन मोर एंड मोर मिलेगा, जिसकी वजह से इसको मूव करने में काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ होगी, यानी फोर्स ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आ गया बेटा? ये देखो स्प्रिंग बैलेंस आपको फिगर दिया गया है, ठीक है, फिजिक्स में आपको मिलेगा, तो लैब वगैरह में कभी भी आपको जो है ये देखने को मिल जाएगा। इस तरह से देखो बेटा एक एक्टिविटी आपकी और है फिगर नंबर 12.4 में। अब इसमें देखोगे एक जो है वर्टिकल प्लेन है, और इसमें क्या है कि एक ड्राई सेल ले लिया गया है और एक टेबल है, ठीक है ना। इसमें एक सरफेस देखो टेबल का बेटा स्मूथ है, तो अब इसमें इन्होंने सेल को इस तरह से इसमें जो है वर्टिकल प्लेन था उसमें ऐसे रखा, और रखने के बाद उसको फ्री कर दिया, तो आप देखोगे कि वो सेल काफ़ी दूर तक गया, है ना, देख रहे हो ना आप। दूसरी एक्टिविटी में क्या किया कि जो सरफेस था अब उसको इन्होंने रफ कर दिया, यानी इसके ऊपर कोई सैंड वगैरह ऐसे डाल दी है। अब अगर अगर ये सेम एक्टिविटी फिर से वो कंटिन्यू करेंगे तो आप देखोगे कि सेल की जो डिस्टेंस है वो उसने कम कवर करी है, यानी कम कवर क्यों करी है, क्योंकि सरफेस रफ हो गया है, इसकी वजह से फ्रिक्शन जो है वो मोर एंड मोर हो गया है, तो जिसकी वजह से आपका ये जो सेल है वो ज़्यादा तेज़ी से मूव नहीं कर पाया, ठीक है, ज़्यादा दूर नहीं मूव कर पाया। तो पहले के कंपैरिजन में दूसरे की देखिएगा कितनी कम डिस्टेंस इसने कवर करी है। तो सरफेस पे डिपेंड करता है आपका फ्रिक्शन, आप ये याद रखेंगे। सरफेस रफ है तो फ्रिक्शन मोर है, सरफेस स्मूथ है तो फ्रिक्शन लेस है, ठीक है। चलिएगा, तो फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इरेगुलरिटीज ऑन द टू सरफेस इन कांटेक्ट, अंडरलाइन इसमें लगा लीजिएगा आप, इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो फ्रिक्शन है वो क्या करता है बेटा, वो डिपेंड करता है इरेगुलरिटीज़ ऑन द टू सरफेस, ठीक है। जो भी दो सरफेस हैं उनकी इरेगुलरिटीज़ यानी कितनी ज़्यादा रफनेस है, ठीक है। एवन दोज द सरफेस विच अपीयर्स वेरी स्मूथ हैव अ लार्ज नंबर ऑफ माइन्यूट इरेगुलरिटीज़ ऑन देम, और इसमें जो इरेगुलरिटीज़ होती हैं बहुत ही माइन्यूट होती हैं, बहुत ही माइनर होती हैं। जैसे कि इसमें नोटबुक की देखो इरेगुलरिटीज़ आपको दी गई हैं, अगर नॉर्मल ऐसे आप देखोगे सीन करोगे तो वो चीज़ आपको नज़र नहीं आएगी, बट ऐसा नहीं है, इरेगुलरिटीज़ तो होंगी होंगी। इरेगुलरिटीज ऑफ द टू सरफेस लॉक इनटू वन अनदर, तो जो भी दो सरफेस होंगे जिनके जिनके सरफेस में इरेगुलरिटीज़ होंगी बेटा वो क्या करेंगे, एक दूसरे के कांटेक्ट में ज़्यादा आएंगे और वो एक दूसरे को अपोज करेंगे और वो एक दूसरे को लॉक कर देंगे। इसी वजह से रफ सरफेस में किसी का मूव होना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, ठीक है ना। यू हैव टू अप्लाई अ फोर्स टू ओवरकम इंटरलॉकिंग, जिसको हम लोग इंटरलॉकिंग बोलते हैं। ऑन द रफ सरफेस देयर आर द लार्जर नंबर ऑफ इरेगुलरिटीज
इसीलिए जो रफ सरफेस होता है उसमें जो नंबर ऑफ़ इरेगुलरिटीज़ होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा होती हैं, और इसी वजह से बेटा उसमें फ्रिक्शन मोर एंड मोर हो जाता है, जिसकी वजह से मूव करना बहुत ही टफ हो जाता है। ठीक है, ओके। अब देखो जैसे कि बेटा एक फिगर नंबर 12.6 है, इसमें एक एक्टिविटी है कि एक बॉक्स है और इसको एक जो बॉय है वो उसे पुश कर रहा है। तो अगर सरफेस बेटा नीचे का रफ होगा तो देखो इसको कितनी ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा इसको जो है मूव कराने के लिए। ठीक है, लेकिन अगर नीचे का सरफेस स्मूथ है, सोचो टाइल्स हैं, तो आप सोचोगे कि इसको बहुत ही कम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा और ये इजीली इसको मूव करा देगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो द फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन एट द इंस्टेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट इज अ मेजर ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अब अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट फॉर्म में है और अगर इसमें फोर्स अप्लाई करके इसको मूव करा दिया गया है, तो इस तरह से अगर वो रेस्ट फॉर्म था तो वो इसकी स्टैटिक फ्रिक्शन थी। ऑन द अदर हैंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग विद द सेम स्पीड इज अ मेजरिंग ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और अगर वो स्लाइड करने लगे, मूव करने लगे, तो वो हो जाएगा आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, और इस तरह से एक रोलिंग फ्रिक्शन भी होता है। आपने देखा होगा कि आपने जो भी कैरी बैग्स वगैरह होते हैं उनमें व्हील्स लगे होते हैं। तो व्हील्स क्यों लगे होते हैं? ताकि वो क्या करे बेटा, वो सरफेस के कांटेक्ट में कम से कम आए। तो जितना सरफेस के कांटेक्ट में कम आएंगे वो उतना ईजिली मूव कर पाएंगे। ठीक है ना, उतना अच्छे से रोल कर पाएंगे, जिससे कि आपको फोर्स कम अप्लाई करना पड़ेगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा सामान कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह आराम से ले जा सकते हैं, क्योंकि उस कंडीशन में फ्रिक्शन कम अप्लाई होगा। ठीक है, तो कोई भी सरफेस या कोई भी ऑब्जेक्ट का जो बेसल पार्ट है वो जितना ज़्यादा सरफेस के कांटेक्ट में आएगा उसमें उतना ही ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसमें इरेगुलरिटीज़ होंगी और वो एक दूसरे को इंटरलॉक कर देंगी। ठीक है ना। When the box starts sliding the contact point to the its surface do not get the enough time to lock into the contact point on the floor, so the sliding friction is slightly smaller than the static friction। अब अगर आपसे बात करें कि भाई स्लाइडिंग फ्रिक्शन और स्टैटिक, देखो स्लाइडिंग का मतलब तो समझ ही गए कि स्लाइड करना, और स्टैटिक का मतलब हो गया रुका हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि कौन सा फ्रिक्शन आपका स्मॉलर होगा, तो जाहिर सी बात है स्लाइडिंग फ्रिक्शन आपका स्मॉलर होगा। किससे? स्टैटिक, क्योंकि स्टैटिक जो रुका हुआ है उसमें फोर्स तो ज़्यादा लगाना पड़ेगा ना स्लाइड कराने के लिए, और जो ऑलरेडी स्लाइड कर रहा है उसमें तो ज़्यादा फोर्स उतना अप्लाई करना नहीं पड़ेगा क्योंकि वो तो ऑलरेडी मूव कर रहा है। तो कहने का मतलब है इन दोनों में जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है वो अगर स्टैटिक फ्रिक्शन से कंपैरिजन कर दिया जाए तो वो स्मॉल होता है। ठीक है, फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन क्यों ज़रूरी होता है अब आप ये देखते हैं बेटा। रिकॉल नाउ द योर एक्सपीरियंस इज द ईजियर टू होल्ड द कुल्हड़ और अ ग्लास टम्बलर। अगर हम लोग बात करें, देखो कंपैरिजन करें बेटा, कुल्हड़ जिसमें आप चाय पीते हो मिट्टी का होता है, देखा होगा आपने होटल्स वगैरह में, ढाबे में सब मिलता है ना। पहले के लोग इसमें चाय वगैरह पीते थे, रेलवे स्टेशन वगैरह में भी कहीं कहीं देखने को मिल जाता है, जिसे कुल्हड़ बोलते हैं। और एक हो गया ग्लास टम्बलर, है ना, कांच का ग्लास जो हो गया। ठीक है ना। तो अब आप देखो कि अच्छा दोनों को अगर आप पकड़ते हो तो होल्ड करना आसान किसे होता है? भाई जो मिट्टी का होता है जिसे कुल्हड़ बोलते हैं उसको होल्ड करना ज़्यादा आसान होता है। क्यों? क्योंकि उसका जो सरफेस होता है वो रफ़ होता है ना। इस वजह से उसको हम इजीली होल्ड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे हाथों में एकदम से ग्रिपिंग हो जाता है, एकदम फिक्स हो जाता है। क्योंकि हमारे हाथों की जो इरेगुलरिटीज़ हैं और उस जो कुल्हड़ की इरेगुलरिटीज़ हैं उन्होंने एक दूसरे को इंटरलॉक कर दिया, और इससे फ्रिक्शन उनको ज़्यादा मिल गया है, जिसकी वजह से वो एकदम फिक्स हमारे हाथों में बने हुए हैं। ग्लास टम्बलर क्या होता है? सरफेस उसका स्मूथ होता है बेटा। तो जाहिर सी बात है जब उसका सरफेस स्मूथ है तो उसमें इस तरह की कोई इरेगुलरिटीज़ नहीं होंगी, और इरेगुलरिटीज़ होंगी नहीं तो इसका मतलब है कि हम उसे होल्ड अच्छे से नहीं कर पाएंगे, है ना, यानी उसके गिरने के चांसेस बने रहेंगे। क्योंकि क्योंकि क्या होगा कि वो हमारे हाथों में इंटरलॉक हो ही नहीं पाएगा। अच्छा, ये भी एक चीज़ है कि बेटा क्योंकि कुल्हड़ जो था उसका सरफेस रफ था, इसका मतलब फ्रिक्शन ज़्यादा था, इस वजह से वो हमारे हाथों में फिट हो गया था। लेकिन जो आपका ग्लास टम्बलर है उसका सरफेस स्मूथ है, जिसकी वजह से क्या होगा कि उसमें फ्रिक्शन कम होगा और इस वजह से वो फिसल के नीचे गिर सकता है। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये तो ये चीज़ें आप यूज़ कर मतलब आपके रोज़ पर्पस में ये सब चीज़ें होती रहती हैं। ठीक है। रिकॉल द डिफिकल्ट टू मूव वेट मडी ट्रैक इज द मेट वार्बल फ्लोर। अब देखो जैसे कि फ्लोर की बात करते हैं तो नॉर्मल अगर सीमेंट का फ्लोर है तो देखो आप उसमें चलोगे इजली, पानी भी फैला होगा, ठीक है, कुछ भी होगा तो आपको गिरने के चांसेस बिल्कुल
नहीं रहेंगे, ठीक है, एकदम टेंशन फ्री। लेकिन अगर वही सर्फ जो फ्लोर है बेटा एकदम स्मूथ है, मार्बल का है और या टाइल्स हैं, और अगर उसमें कोई वाटर है या ऑयल वगैरह है, अगर इस तरह का कुछ फैल गया है तो आपके चांसेस उसमें गिरने के बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सरफेस स्मूथ है, इसका मतलब फ्रिक्शन कम मिलेगा और आप उसमें गिर पड़ोगे। लेकिन अगर वही सीमेंट का जो सरफेस था वो रफ था, फ्रिक्शन मोर मिलेगा और आप उसमें जल्दी नहीं गिरोगे, ठीक है ना। तो ये बहुत सारे बेटा एक्सपीरियंसेस हैं, ठीक है। यू कुड नॉट राइट विथ पेन और द पेंसिल, यू वर नो फ्रिक्शन व्हेन योर टीचर इन द राइटिंग विथ चॉक ऑन द ब्लैक बोर्ड, इट द रफ सरफेस रब ऑफ द चॉक पार्टिकल्स विथ स्ट्राइक। देखो बेटा, तो हम लोग बात करते हैं कि अगर हम लोग राइटिंग की बात करें, ठीक है, तो बिना फ्रिक्शन के पॉसिबल ही नहीं है कि आप नोटबुक में राइट कर पाओ, ठीक है। ठीक है, जो भी पेन हो या पेंसिल हो, अब देखो जो आपकी कॉपी का पेपर होता है वो रफ़ होता है बेटा, इसलिए आप उसमें इजीली राइट कर पाते हो। अगर यही मैं बोलूँ कि ग्लास में ज़रा कांच में लिख के दिखाओ तो आप जल्द नहीं लिख पाओगे, वो पेन ही नहीं चलेगा ना पेंसिल चलेगी, समझ रहे हो। क्यों? क्योंकि उसका सरफेस स्मूथ है बेटा, स्मूथ है, इस वजह से वो उसमें काम ही नहीं करेगा, फ्रिक्शन प्रॉपर उसको मिल नहीं पाएगा। पेन या पेंसिल वर्क करे इसके लिए आपको फ्रिक्शन मैक्सिमम होना चाहिए। रफ सरफेस में चलाओगे, आप वॉल पे चलाओ इजीली चलेगा, आप ब्लैक बोर्ड पे चलाओ इजीली चलेगा। ब्लैक बोर्ड पे चौक क्यों चलती है? क्योंकि चौक का भी सरफेस रफ होता है, ब्लैक बोर्ड का भी सरफेस रफ होता है, इसलिए चलती है, इसलिए मूव करती है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि वाइट बोर्ड है और वाइट बोर्ड पे आप चौक चलाओ तो आप चला के दिखाओ, नहीं चलेगा, मार्कर चलेगा, समझ रहे हो। तो ये डिपेंड, ये सारी चीज़ें बेटा इस पर डिपेंड करती हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, ब्लैक बोर्ड वाली तो हो गई। इन द ऑब्जेक्ट स्टार्टेड मूविंग इट वुड नेवर स्टॉप इफ वर नो फ्रिक्शन, हैड बीन नो फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स ऑफ द ऑटोमोबाइल। देखो बेटा, वो चाहे टायर्स हो गए, आपने देखा होगा कि कोई भी गाड़ी का टायर ले लो रफ होता है, ट्रैक्टर का ले लिया तो देखो वो और ज़्यादा रफ होता है। तो ऐसा क्यों होता है? देखो बेटा, टायर जितना ज़्यादा रफ होगा वो उतनी ही डिफ़िकल्टीज एरिया में ईजिली चल पाएगा। अब ट्रैक्टर खेतों में चलता है तो इसलिए पीछे वाला टायर उसको ज़्यादा रफ कर देते हैं जिससे कि ईजिली मूव कर पाए, है ना। तो ऐसा क्यों होता है? देखो बेटा, रफ सरफेस करने का मतलब ही यही होता है कि उसमें जितनी ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ होंगी वो सरफेस को इंटरलॉक कर देगा, है ना। तो जिससे कि उसके स्लिप होने के चांसेस नहीं रहेंगे। दूसरी चीज़, रफ सरफेस होने की वजह से उसको फ्रिक्शन इतना मैक्सिमम मिल जाएगा जिससे कि वो इजीली जो है आपका बिना स्लिप किए बिना गिरे इजीली मूव कर पाएगा। तो ये तो रीज़न हो गया टायर्स का। इसके अलावा हम लोग के शूज़ जो होते हैं उनके सोल जो होते हैं वो भी रफ़ होते हैं, आपने देखा होगा नीचे कितना रफनेस होती है। जो भी स्पोर्ट्समैन के जो शूज़ या स्पाइक्स वगैरह जिसे बोलते हो, ठीक है ना, उसमें भी देखते हो कितना रफनेस होती है। तो शूज़ में जितनी ज़्यादा रफनेस होगी उसमें फ्रिक्शन उतना ही ज़्यादा मिलेगा जिससे कि प्लेयर्स जो होंगे वो गिरेंगे नहीं, तो उनके गिरने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो ये मतलब होता है बेटा किसका? फ्रिक्शन का। आ रही बात समझ में? ठीक है। अच्छा, फ्रिक्शन में बहुत सारी दिक्कतें भी हैं बेटा, ऐसा नहीं फ्रिक्शन में सारे के सारे फ़ायदे ही होते हैं, फ्रिक्शन से बहुत सारी दिक्कतें हैं। अब देखो कि आप फ्रिक्शन से ये तो दिक्कत एक है कि हमारा सोल रफ़ है, लेकिन फ्रिक्शन की वजह से घिसते 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 वो क्या हो जाता है बेटा? चिकना हो जाता है, उसके बाद फिर वो फट जाता है। अब आप देखो कि स्लीपर ज़्यादा यूज़ करते हो, वो नीचे से स्मूथ हो जाती हैं, फिसलने लगती हैं। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन ज़्यादा मिलने लगता है, सॉरी फ्रिक्शन कम हो जाता है जिसकी वजह से वो फिसलने लगती हैं। और जब तक वो नई रहती हैं, रफ़ रहती हैं, तब तक आप नहीं फिसलते हो, कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। और थोड़े दिनों बाद जब वो घिसती रहती हैं तो उसके बाद फिर वो फट जाती हैं, ब्रेक हो जाती हैं, फिर आप नया लेने जाते हो। तो फ्रिक्शन से तो एक कमी ये हो गई। टायर यूज़ करते हो, घिसते 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 वो भी फट जाता है, तो फिर से आप नया टायर लाते हो। तो फ्रिक्शन से कुछ कमियाँ भी हैं, लेकिन फ्रिक्शन के फ़ायदे भी बेटा बहुत हैं, समझ रहे हो। हाँ, चलिएगा उसके बाद देखते हैं। Friction is equal to wear the materials, whether the screw, ball bearing or soles of shoes. You must see the steps of the foot of the bridge railway stations. The friction can also produce heat, vigorously
रब योर पाम टुगेदर। अब देखो जैसे कि आपने देखा होगा ठंडियों में जब आपको ठंड लगती है तो दोनों हाथ को ऐसे रब करते हो और आपको थोड़ी सी गर्मी या हीट फील होती है। तो इसका मतलब समझे, इससे आप फ्रिक्शन डेवलप कर रहे हो बेटा। याद रखो, ठीक है, कि फ्रिक्शन, अब जैसे कि कोई भी आपके दो सरफेस हैं, अगर वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो जाहिर सी बात है उनमें फ्रिक्शन डेवलप होगा। जब आप सरफेस पे चल रहे होते हो तो आपका जो सोल है शूज़ का और आपका जो ये बेसल पार्ट यानी जो फ्लोर है, इसका जो सरफेस हो गया, ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, रबिंग होती है जिससे आपका फ्रिक्शन होता है, ठीक है ना, डेवलप होता है। आपने देखा होगा बहुत सारी मशीन्स हैं, वो काम करते करते गर्म हो जाती हैं, क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे से रब होने पे फ्रिक्शन डेवलप कर देती हैं, है ना। तो एक ये भी जो है बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा फ्रिक्शन, जैसे आपने देखा होगा मैच स्टिक आप बर्न करते हो, आप जहाँ पे उसको जो है स्टिक को जब आप जहाँ पे आप रब करते हो वो पार्ट आपने देखा होगा रफ होता है। सोचो अगर वो पार्ट स्मूथ हो जाता है तो फिर मैच स्टिक बर्न नहीं होती है, देखा है ना। तो आखिर रफ होने का मतलब समझे कि अगर रफ सरफेस है इसका मतलब फ्रिक्शन उसको मोर मैक्सिमम मिल गया है, जिसकी वजह से वो इजीली बर्न कर पा रही है। बेटा बहुत सारे इसके जो है एग्जांपल्स हैं, ठीक है। कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि हम लोगों को फ्रिक्शन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं भी होती है। जैसे कि अगर हम बात करें कैरम वगैरह की, तो बच्चे कैरम खेलते हैं तो चाहते हैं कि कैरम जितना स्मूथ हो उतना अच्छा। तो उस जगह हम फ्रिक्शन को कम करने की कोशिश करते हैं, है ना, कि फ्रिक्शन कम हो जाए, यानी कि कैरम इस जितना स्मूथ हो जाएगा हमारा जो भी स्ट्राइकर वगैरह है वो उतना अच्छे से मूव करेगा। तो उसमें हम पाउडर डाल देते हैं जिससे कि स्मूथनेस आ जाए, फ्रिक्शन कम हो जाए, क्योंकि सरफेस रफ हो जाएगा तो सॉरी सरफेस स्मूथ हो जाएगा तो फ्रिक्शन अपने आप कम हो जाएगा, तो मूवमेंट इजी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारी बेटा आपकी चीज़ें थी, ठीक है, जो कि इस एग्जांपल में थी। लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं बेटा? लुब्रिकेंट्स का मतलब वो चीज़ें होती हैं जिनको हम लोग, जैसे कि ग्रीस हो गया, मूवी ऑयल हो गया, जो बेटा चीज़ों को और स्मूथ बना दें, उनके मूवमेंट को और स्मूथ यानी फ्रिक्शन को कम कर दें बस, ठीक है। तो जैसे आपकी साइकिल है, साइकिल की चेन हो गई, ठीक है, जब मूवमेंट्स काफ़ी देखते हो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, चीज़ें रफ़ हो जाती हैं तो आपको ताकत ज़्यादा लगानी पड़ती है साइकिल चलाने में, तो आप उसमें ग्रीसिंग करा लेते हो, ऑयलिंग करा लेते हो, तो थोड़ा सा स्मूथनेस आ जाती है, यानी वहाँ फ्रिक्शन कम हो जाता है, जिससे कि फोर्स कम अप्लाई करना पड़ता है, मूवमेंट अच्छा हो जाता है। तो ये होता है लुब्रिकेंट जो फ्रिक्शन को कम कर देते हैं इनके यूज़ करने से, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे व्हील्स रिड्यूस फ्रिक्शन की, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसकी बात करेंगे व्हील्स रिड्यूस फ्रिक्शन की। बाकी आपका ये इतना था, ठीक है, आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।